लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किए थे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, डी ब्रॉगली का वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हम लोग स्टडी किए थे लास्ट क्लास में। फिर देखे थे जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है लैम्डा डी, उसको डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति में डिफरेंट डिफरेंट केस में उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे। वहाँ पे टोटल 5 डिफरेंट डिफरेंट केस था, उसमें हम लोग जो डी ब्रॉगली वैल्यू था उसका वैल्यू फाइंड आउट किए थे। यहाँ तक हम लोग स्टडी किए थे लास्ट क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है तरंग वेग तथा समूह वेग की अभिधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तरंग वेग तथा समूह वेग क्या है, दोनों में संबंध स्थापित करो करके क्वेश्चन आता है। दोनों में बहुत फर्क है, तो हमको बहुत अच्छे से समझना है क्या होता है तरंग वेग और क्या होता है समूह वेग। तरंग वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कला वेग बोलते हैं। तो तरंग वेग बोले या कला वेग बोले, दोनों क्या है, सेम ही है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, फेस वेलोसिटी, और समूह वेग को ग्रुप वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ने से पहले वेलोसिटी टोटल 3 प्रकार की होती है। इसका क्या है, जनरल डेफिनेशन है। जब हम लोग इसको डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसको वहाँ पे हम लोग डील्स करेंगे। अभी देख लेते हैं 3 टाइप के जो वेग हैं। तो पहला है पार्टिकल वेलोसिटी, दूसरा है फेस वेलोसिटी, और तीसरा क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी मतलब कण कण का वेग। फेस वेलोसिटी इसी को क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी, इसी को वेव वेलोसिटी बोलते हैं। कला वेग या तरंग वेग, कला या तरंग वेग सेम ही है। और ये क्या है, ग्रुप वेलोसिटी, इसको बोलते हैं समूह वेग। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, हम लोग जनरल उसको डेफिनेशन, इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का, उसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो पार्टिकल वेलोसिटी मतलब कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है, उसके वेग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कण का वेग। से अगर कोई कार है उसको हम लोग एक पार्टिकल मान ले, भी ऑब्जेक्ट है, बॉल है, तो जैसे कार है उसको हम पार्टिकल मान रहे हैं, तो कार की जो वेग होगी, जिसे स्पीड से वो आगे बढ़ रही है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये सिंपल है, जनरली जो वेलोसिटी हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में वो क्या है, ये पार्टिकल वेलोसिटी है। अब सेकंड है फेस वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। तो कोई भी जो वेव है, तरंग है, उसके वेग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तरंग वेग, वेव वेलोसिटी। ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन जब हम लोग स्टडी करेंगे तब वहां पे उसको हम लोग मैं बताऊंगा। थर्ड है ग्रुप वेलोसिटी, समूह वेग, दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी जो तरंग मिलता है, परिणामी तरंग के वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, समूह वेग बोलते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंट है। अब इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल वेलोसिटी। वेव है उसके वेलोसिटी को क्या बोल दे रहे हैं, वेव वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी में आपको याद रखना है, दो या दो से अधिक वेव के सुपरपोजिशन से जो हमको रिजल्टेंट वेव मिलेगा, परिणामी तरंग जो मिलेगा, उसके वेग को क्या बोलते हैं, समूह वेग। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ये डेफिनेशन नहीं लिखना है, जो डेफिनेशन अभी मैं बताऊंगा वो डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। ये आप लोगों की जनरली बेसिक समझ के लिए है। देखते हैं क्या होता है तरंग वेग तथा समूह वेग की अभिधारणा। तो ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, उसके लिए पहले देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ तरंग संबद्ध होती है। प्रत्येक
तरंग संबद्ध होती है, संबद्ध होती है। ये क्या है? डी ब्रॉगली परिकल्पना है जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। लास्ट क्लास में हम लोग ये स्टडी किए हैं। कहाँ से आता है क्वेश्चन? जहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ पार्टिकल है, कण का द्रव्यमान है, और वेग भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग है। यदि कण की ऊर्जा ई हो तो, यदि कण की ऊर्जा ई हो तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ई इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे न्यू क्या है? उससे संबद्ध तरंग की आवृत्ति है। यहाँ पे न्यू क्या है? तरंग की आवृत्ति है। लेकिन हमको पता है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, लेकिन आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का जो संबंध है, संबंध से E इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। हम लोग अभी ये जो कॉन्सेप्ट आया है फेस वेलोसिटी का, ग्रुप वेलोसिटी का, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसका हम लोग अभी रीजन देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे वन बाय वन। तो E इक्वल टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर, और यहाँ पे E इक्वल टू क्या है? एच न्यू। तो एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम सी का स्क्वायर। देयरफॉर एच न्यू इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। यहाँ से न्यू इक्वल टू एम सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। हमको पता है डी ब्रॉगली तरंग का वेग क्या? डी ब्रॉगली तरंग है, डी ब्रॉगली तरंग का वेग, उसको हम लोग क्या ले रहे हैं? यू ले रहे हैं। तो वो होता है न्यू लैम्डा। वेग कहाँ से आया है? चार बराबर दूरी बटे समय से। ठीक, यहाँ पे उसका दूरी क्या है? लैम्डा है। वेवलेंथ उसका दूरी हो जाएगा, और टाइम क्या है? टी है। ठीक, एक्चुअल में ये क्या है? डी बाय टी है, जहाँ पे डी के जगह में, दूरी के जगह में हम लोग क्या ले रहे हैं? लैम्डा ले रहे हैं, इतनी दूरी है, और टाइम क्या ले रहे हैं? टी। तो अब वन बाय टी क्या होता है? उसकी आवृत्ति होता है। तो वन बाय टी के जगह में क्या आ जाएगा? न्यू, जहाँ पे न्यू क्या है? उसकी आवृत्ति है। तो डी ब्रॉगली तरंग का वेग यू इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। ये हमको पता है। तो यहाँ से न्यू का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो हो जाएगा यू इक्वल टू न्यू का वैल्यू क्या है? ये है पूरा एम सी का स्क्वायर बाय एच। उसका वैल्यू पुट कर दो, एम सी का स्क्वायर बाय एच इंटू लैम्डा। लैम्डा की जगह में क्या लिख सकते हैं? ये जो लैम्डा है, यहाँ से लैम्डा के इक्वल टू एच बाय एम वी। लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा यू इक्वल टू एम सी का स्क्वायर बाय एच इंटू एच बाय एम वी। तो यहाँ से देखो एच एच कैंसल आउट हो जाएगा, एम एम कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? यू इक्वल टू सी का स्क्वायर बाय वी। तो यहाँ से हमको मिलेगा यू इक्वल टू सी का स्क्वायर बाय वी। जो मिला है इक्वेशन, यही क्या है? इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। वी इक्वल टू सी का स्क्वायर बाय वी। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। फाइनल इक्वेशन क्या मिला है? यू इक्वल टू सी का स्क्वायर बाय वी। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कला वेग और समूह वेग का, जहाँ पे यू डी ब्रॉगली परिकल्पना अनुसार कोई भी द्रव्य है, द्रव्य कण का, उसका वेग है, और वी कण का वेग है, ये तरंग का वेग है, और वी जो है वो कण का वेग है, और सी प्रकाश का वेग है। तो यहाँ से देखो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो आइंस्टीन के जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग किसी भी द्रव्य कण की चाल प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकती। कहाँ से है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टीन का जो अपेक्षितता का सिद्धांत है वहां से। तो v का वैल्यू क्या होगा? वो c से कम होगा। v इक्वल टू क्या होगा? ये लेस देन c होगा। उस केस में क्या हो रहा है? जब v जो है लेस देन c है, तो जो u का वैल्यू है
वो हमको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन सी मिलेगा। पहला देखो, जब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, v का वैल्यू, ये तो होगा ही, v का जो वैल्यू है किसी भी कण का वेग है वो प्रकाश के वेग से हमेशा कम होता है, ये हमको पता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो u का वैल्यू जो क्या मिलेगा हमको, ग्रेटर देन c मिलेगा। मतलब द्रव्य तरंग जो है उसका वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो जा रहा है, और ये जो क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी तरंग हो गया, उसका वेग कभी भी प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे क्या होता है, कंट्राडिक्शन आता है। ठीक, इसको आप लोग ऐसे एग्जांपल में समझो। मान लो अगर इस समझ नहीं आ रहा होगा तो इसका वैल्यू जैसे पुट कर दो, डी का वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो सी का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोई भी कण है, कण का हम लोग मान लो उसका वेग कितना है, 2 है, 2 × 10⁸ ले लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻16/2 × 10⁸। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे आगे तो क्या मिलेगा, 4.5 × 10⁸ मिलेगा। किसका वैल्यू, u का वैल्यू कितना मिल रहा है, 4.5 × 10⁸। और ये जो वैल्यू है c का जो वैल्यू है 3 × 10⁸, इससे क्या है, ज्यादा है। तो देख रहे हो जब v जो है लेस देन c ले रहे हैं तो हमको u का वैल्यू क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन c मिल रहा है। 3 × 10⁸ से u का वैल्यू क्या है, 4.5 ज्यादा है, लेकिन ये एक नहीं है, तो यहीं पे कंट्राडिक्शन आता है। अब इसमें सेकंड है, ये पहला हो गया। और दूसरा, जब मान रहे हैं u का जो वैल्यू है वो v के वैल्यू से ज्यादा है, यदि u ग्रेटर देन v है तो अर्थात डी ब्रॉगली तरंग की चाल u है। यदि v u ग्रेटर देन v है तो अर्थात डी ब्रॉगली तरंग की चाल u जो कण की चाल है, कण की चाल से अधिक है। अर्थात कण जो है वो पीछे रह जाएगा और कण पीछे रह जाएगा और तरंग आगे बढ़ जाएगा। जाहिर है उसका जो वेग है यदि ज्यादा है तो वो उससे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि कोई भी कण है उसके साथ तरंग क्या रहता है, संबद्ध रहता है। मतलब दोनों का वेग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। कण कण और तरंग दोनों क्या चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। पहला वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा हो। और दूसरा वाला भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ले रहे हैं तो वो भी क्या हो रहा है, वो भी एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वो क्या गलत हो जा रहा है। मतलब u = v होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। मतलब जो कण है वो पीछे रह जा रहा है और तरंग जो है उसके आगे है, जबकि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि दोनों एक साथ साथ चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि इसका, इसी जो कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंजर ने कॉन्सेप्ट किसका दिया, तरंग पैकेट का। मतलब उन्होंने फिर तरंग पैकेट का वहां से किसकी अभिधारणा मिली हमको, समूह वेग का अभिधारणा वहां से मिलता है। वैज्ञानिक थे श्रोडिंजर, उन्होंने क्या बताया, तरंग जो ले रहे हैं वो किसी एक तरंग का चाल नहीं होता है, जबकि वो तरंग का समूह है। वहां पे मतलब यहाँ पे कोई एक तरंग नहीं है, तरंग जो है वो कोई एक पर्टिकुलर तरंग नहीं है, बहुत सारे तरंगों का समूह है। मतलब दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण से हमको जो नया परिणामी तरंग मिलता है वो होता है। तो यहाँ पे तरंग कोई एक ना होके क्या रहता है, एक से अधिक तरंगे होती है, और वो एक से अधिक तरंगे होती है वो समूह में आगे बढ़ता है। तो उसी का जो समूह में जो आगे बढ़ रहा है तरंगों का समूह, उसी को, उसके वेग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, समूह वेग। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट किसका आता है, समूह वेग का कॉन्सेप्ट आता है ग्रुप वेलोसिटी का। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, फाइनली जो निष्कर्ष निकला, द्रव्य कण से, द्रव्य कण मतलब कोई भी मैटर है, द्रव्य कण से
एक तरंग संबद्ध नहीं होती। ये यहाँ से कंक्लूजन निकलता है। अतः वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने माना कि गतिमान द्रव्य कण जो वैज्ञानिक था श्रोडिंगर माना कि गतिमान द्रव्य कण एक पैकेट के तुल्य है, ना कि अकेले तरंग। तो ये यहाँ से हमको क्या मिलता है, कंक्लूजन मिलता है। अब ये जो आया पैकेट, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, समूह। तो जो तरंग है वो एक तरंग नहीं होता, अकेले तरंग नहीं होता, बहुत सारे तरंगों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तरंग पैकेट बोल रहे हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट किसका आता है, तरंग पैकेट का। तो तरंग पैकेट क्या होती है, कोई भी है तरंगे हैं, ठीक, सपोज मान लो तरंगे क्या है, उसकी आयाम सेम है और वेवलेंथ क्या है उसका अलग अलग है। तो उसके बीच में क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा। सपोज मान लो ये एक तरंग है, ये कोई एक तरंग है, प्रगामी तरंग है, और दूसरी तरंगे क्या है, डैश डैश इसको बना लो, ये कोई दूसरी प्रगामी तरंग है, प्रोग्रेसिव वेव है। बी कोई दूसरी प्रगामी तरंग है। यहाँ पे क्या है, इधर टाइम है टी, इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट, उसका विस्थापन और समय के बीच में जो इस टाइप से हमको मिलता है। माना दो तरंग है, दो प्रगामी तरंग है, प्रगामी तरंग ए और प्रगामी तरंग बी। माना कि जो दोनों प्रगामी तरंगों का आयाम क्या है, यहाँ पे समान है, जो आयाम है तरंग का आयाम समान है, लेकिन प्रगामी तरंग बी का तरंग दैर्ध्य है प्रगामी तरंग ए से अधिक है। तो ये दो तरंग है, अब दोनों के बीच में क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा। तो अध्यारोपण से हमको क्या मिलेगा, एक परिणामी तरंग मिलेगा। तो जो परिणामी तरंग जो मिल रहा है वो कुछ इस फॉर्म में रहेगा, तो रिजल्टेंट वेव जो हमको मिलेगा वो इस फॉर्म में रहेगा। ठीक, तो ये जो हमको परिणामी तरंग जो मिल रहा है, सपोज मान लो ये सी क्या है, ये परिणामी तरंग है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तरंग पैकेट। ठीक, तो ये जो हमको मिलेगा कुछ इस टाइप से एक पैकेट के फॉर्म पे मिलता है, एंड सो ऑन। इधर और हमको आगे ऐसे पैकेट मिलते जाएगा, कहीं पे खत्म होगा, फिर यहाँ से इस टाइप से हमको पैकेट वहां पे मिलते जाता है पैकेट के फॉर्म में। ये एंड, तो ये जो हमको मिल रहा है परिणामी तरंग, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक पैकेट का वहां पे पैकेट के फॉर्म पे मिल रहा है, उसी को हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट जो दिया था पैकेट के तुल्य होता है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आता है, समूह वेग का। अब यहाँ पे देखो, वहां पे ये माना गया कि जो तरंग है वो क्या रहती है, वो समूह में आगे बढ़ती है। और ये जो है ये तरंग जो आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, ये अवयवी तरंग, मतलब कोई एक पर्टिकुलर तरंग का वेग है, ठीक। और ये जो समूह वेग जो आगे बढ़ेगा वो पूरे पैकेट का जो वेग रहेगा, मतलब ये जो पैकेट है जिस वेग से आगे बढ़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समूह वेग बोलेंगे। भी उसको हम लोग वर्डिंग में देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पे दो तरंगे हैं, तरंगे ए और तरंग बी, प्रगामी तरंग है, दोनों दोनों का आयाम क्या है, समान है, लेकिन उसका वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। दोनों के बीच में जब व्यतिकरण होगा, तो व्यतिकरण होगा तो दो टाइप से व्यतिकरण होगा वहां पे। जब वहां पे मैच होगा तो हमको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा,
संपोषी जब व्यतिकरण होगा, कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा तो उसका आयाम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जब विनाशी व्यतिकरण होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उसका आयाम कम रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे देख रहे हो जो आयाम अधिक है, ये क्या बता रहा है, उसका आयाम बता रहा है, एम्पलीट्यूड बता रहा है, उसका आयाम। जहाँ पे हमको अधिकतम आयाम मिल रहा है, मैक्सिमम आयाम, वो किसके कारण मिल रहा है, तरंगों के संपोषी व्यतिकरण के कारण। और यह जहाँ पे जो कॉर्नर पे जो देख रहे हो, जहाँ पे उसका जो है आयाम क्या है, कम है, ये जहाँ ये ठीक ये जो पोर्शन है ये हो गया, यहाँ पे आयाम कम है, वहां पे वो कम आयाम क्यों मिल रहा है, वो विनाशी व्यतिकरण के कारण मिल रहा है। इस स्टेप से हमको कम आयाम मिलेगा, फिर ज्यादा आयाम मिलेगा, फिर कम आयाम मिलेगा, मतलब विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ऐसा हमको क्रमशः मिलते जाएगा। और हमको एक तरंग का, एक पैकेट का वहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, समूह वेग। तो इसमें यहाँ तक है संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, उसका जो आयाम ज्यादा और कम हमको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग क्या माने हैं कण के साथ। यहाँ पे ये हमको पता चला, पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, कण के साथ केवल एक ही तरंग संबद्ध होती है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर एक कण है तो उसके साथ एक ही तरंग रहेगा। ठीक, लेकिन आगे जब हम लोग देखें तो वहां पे कंट्राडिक्शन आया, तो वहां से हमको क्या पता चला कि एक तरंग नहीं होती है, जबकि बहुत सारे तरंगों का वहां पे कॉम्बिनेशन रहता है, समूह रहता है। ये श्रोडिंगर ने वहां पे बताया। तो वहां से कॉन्सेप्ट किसका आया था, तरंग पैकेट का आया था। ठीक, तो वो तरंग पैकेट उसको जो एक्सप्लेन करता है, ये वाली जो थ्योरी है वो उसको आसानी से एक्सप्लेन करता है। अब जो कण है, कण जो कहाँ पे पाया जाएगा, अब कण के पाए जाने की जो प्रायिकता यहाँ पे ज्यादा रहेगी, जहाँ पे उसका आयाम अधिक है, यहाँ पे कण की पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा रहेगी। मतलब यहाँ पे कण ज्यादा पाएगा इस एरिया पे, यहाँ पे कण जो है ज्यादा, उसकी प्रायिकता, जो कण के पानी की प्रायिकता यहाँ पे ज्यादा रहेगा। और जहाँ पे पैकेट जो है खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ तो यहाँ और यहाँ, और ये लास्ट यहाँ पे कण की पाए जाने की प्रायिकता क्या रहेगी, लगभग वो शून्य रहेगी। तो यहाँ से हमको पता चलता है कण की प्रायिकता। तो इसी में जब आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वहां पे ये यूज होता है। ठीक, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था।